ओके, अब फंक्शंस करते हैं। फंक्शंस में क्या होता है, नॉर्मली हमारे पास इक्वेशंस जैसे होती हैं y इज इक्वल्स टू 3x+2। अब ये जो चीज होती है इसको हम नॉर्मली इक्वेशन बोलते हैं और इसको हम फंक्शंस भी बोल सकते हैं कि हमारे पास ये 3x+2 एक फंक्शन है। आप फंक्शन को रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, इसको एफ यूं और एक्स ब्रैकेट में यूं लिख लेते हैं, इसको एफ ऑफ एक्स, या मैं इसको लिख लूँ जी ऑफ एक्स, या मैं लिख लूँ इसको एच ऑफ एक्स। इन सब चीज लेटर्स का एक ही मतलब है कि जैसे वाई इक्वेशन बनाई, वाई की हमने एक इक्वेशन बनाई हुई है, ठीक है। तो इट डजेंट मैटर, लिटरली कोई मैटर नहीं करता कि एफ जी एच कौन सा लेटर लिखा है, ठीक है, वो हमारे पास एक इक्वेशन है। तो नॉर्मली हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से होती है। अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन को ही लिखूं तो मैं कहता हूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x+2। तो इसका यही मतलब है कि y इज इक्वल्स टू 3x+2 है। यहाँ तक बात समझ आई है सबको? यस सर। ओके, अब नॉर्मली होता ये है कि आपके पास कोई एक फंक्शन होता है, इस फंक्शन के अंदर आप कोई वैल्यू इंसर्ट करते हो या इनपुट करते हो। जब वो वैल्यू उस फंक्शन के अंदर जाती है तो उसके रिजल्ट में एक आउटपुट, एक वैल्यू निकल के आती है, उसको मैं आउटपुट बोल लेता हूँ। अब इस बात का मतलब क्या है, लेट्स सपोज मैं ये ऊपर वाला फंक्शन ही ले लेता हूँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x+2। ओके, मैंने ये कहा था कि जो एक्स वाली प्लेस होती है इसकी जगह हमारी इनपुट की वैल्यू इंसर्ट होती है, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो एज एन इनपुट होगी हमारी, ठीक है। अब जिधर जिधर एक्स आ रहा था, लेट्स सपोज ये हमारा एक्स आ रहा है, इधर भी ये वैल्यू 3 वाली इंसर्ट हो जाएगी। अब ये जो हमारा आंसर निकल के आया 11, ये बेसिकली हमारी आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बात समझ आइए? यस सर। अब देखो, अब हमारे फंक्शन में कौन सी वैल्यू एज एन इनपुट जा रही है? -4। -4। बिल्कुल ठीक है। अब आप x की जगह -4 लिखोगे और +2, तो हमारा आंसर आएगा -12 + 2, विच वुड गिव यू एन आंसर ऑफ -10। ये बात समझ आई है? सर जी जी जी। सर थोड़ी कंफ्यूजन है सर। जो x के अंदर सर हमने ऊपर सर 3 इनपुट किया है और सर नीचे -4, तो सर ये हमने इस तरह असेस किया क्योंकि जो f के साथ उसने 3 लिखा हुआ सर, x लिखा हुआ, तो सर इधर पे वैल्यू तो नहीं हमें दी गई कि 3 है। तो वो देगा ना आपको, जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे या जब क्वेश्चन करोगे तो वो पार्ट में आपको वैल्यू भी देगा। जैसे ए पार्ट में मैंने आपको ये क्वेश्चन में सिर्फ ये लिखा हुआ होगा, f(3), तो जब आप ब्रैकेट को देखोगे तो ब्रैकेट में जो भी वैल्यू होगी वो इनपुट होगी। ओके ओके सर। अब जैसे ये सी पार्ट है, ये क्वेश्चन सामने जो लिखा हुआ है ना, ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे अब देखो डिफरेंस क्या है। अब यहाँ पे x की वैल्यू आपको नहीं दी, यानी वो पूछ रहा है कि हमारी इनपुट क्या होनी चाहिए जिसके रिजल्ट में हमारी आउटपुट 17 हो। ये बात समझ आई है कि पहले वालों से कैसे डिफरेंट है? यस ओके, अच्छा, इसका आसान तरीका ये होता है, जब भी आपको इक्वल टू समथिंग नजर आए, जैसे यहाँ पे इक्वल टू 17 है, आपने भी क्या करना है, अपने फंक्शन को, जो हमारा फंक्शन क्या था 3x+2, इसको भी हमने इक्वल टू जो भी लिखा हुआ है हम उसके इक्वल पुट कर लेते हैं। तो यहाँ मैं लिखूंगा 3x = 17। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो 2 इधर जाके माइनस होगा तो इट वुड बी 15, और x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो यानी मेरी इनपुट जब 5 होगी तो मेरी आउटपुट 17 निकल के आएगी। ये बात समझ आई है कि नहीं आई है? यस सर। ओके ओके, सर। बाकी लोगों को? नूर, हुदा, मनाल, नूरहान? सर ये फंक्शन वो क्वेश्चन में देगा ना? हाँ हाँ, ऑब्वियसली, उसके बगैर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। ओके सर। ओके, अच्छा, लेट्स सपोज एक और फंक्शन ले लेते हैं, एक और एग्जांपल करके देख लेते हैं। मैं कहता हूँ आपके पास कि आपका फंक्शन है h ऑफ x इक्वल टू x² - 9। अच्छा, चलो दो पार्ट्स कर लेते हैं, h ऑफ -2 का आंसर क्या होगा और h ऑफ x इक्वल टू 0 का आंसर क्या होगा। इसको बी पार्ट कर लेते हैं और एक और भी कर लेते हैं, h ऑफ 2a। हाँ जी,
ए पार्ट का आंसर कैसे आएगा? सर यहाँ पे फैक्टराइजेशन होगी सर बाद में ए पार्ट में। नहीं, कैसे? आप देखो आपकी इनपुट क्या है। अब ये देखो बी पार्ट में क्या दिया हुआ है, जरा देखो। क्या इनपुट दी हुई है, क्या आउटपुट दी हुई है? बिल्कुल ठीक बताया, आउटपुट। ये देखो ऊपर भी मैंने बताया था, जब भी इक्वल टू समथिंग लिखा होगा तो हम भी अपने फंक्शन को उसके इक्वल पुट कर देंगे। यानी मेरा फंक्शन है x² - 9, ये हमारा फंक्शन है। अब मुझे क्वेश्चन में नजर आ रहा है इक्वल टू 0, तो मैं यहाँ पे उसको इक्वल टू 0 पुट कर लूंगा। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो 9 इधर आएगा, और दोनों साइड्स पे जब अंडर रूट लेंगे तो हमारा आंसर आएगा +-3। ये बात समझ आई है सबको? तो दो आंसर्स आएंगे, एक +3 और एक -3। ओके, अब जरा सी पार्ट पे आओ। सी पार्ट में क्या मसला है? इधर लिखा हुआ है h of 2a is equals to 11। ओके, यहाँ पे हमारी इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है? हाँ जी, सर सी पार्ट। 2a है और जो आउटपुट है वो 11। ओके, पहले इनपुट को कर लेते हैं कि मेरी इनपुट 2a है। इसका मतलब है जहां जहां x लगा हुआ था वहां वहां मैं 2a सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो x की जगह मैं 2a सब्स्टिट्यूट करूंगा -9। यहां तक बात समझ आइए? यस सर। ओके, अब यहाँ पे उसने लिखा था इक्वल टू 11। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जब भी इक्वल टू समथिंग कहेगा हम भी अपने आंसर को उसी के इक्वल पुट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको इक्वल टू 11 पुट कर रहा हूँ। अब जब मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो 4a², 9 इधर जाके ऐड हो जाएगा तो ये आएगा 20। a² इज इक्वल्स टू 5, a इज इक्वल्स टू ±√5। ये हमारा आंसर आएगा। ये बात समझ आई है कि नहीं आई है? यस सर। हाँ हसन, नूर, हुदा, मनाल। यस सर। ये बहुत आसान टॉपिक है, इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है। सर ये अंडर रूट लगा हुआ है इसके ऊपर। जी जी, अच्छा, स्क्वायर रूट लगाया हुआ है। अंडर रूट स्क्वायर रूट एक ही बात है। सर इसको हम सॉल्व करके भी लिख सकते हैं ना? हाँ हाँ, ऑब्वियसली वो कैलकुलेटर मेरे पास नहीं है तो मैंने इसलिए यहाँ पे छोड़ दिया। आगे देखो, जैसे लेट्स सपोज P1 है, P1 जब आपको आएगा तो उसके अंदर तो आप कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते, तो आप अंडर रूट 5 पे ही छोड़ दोगे। लेकिन अगर कैलकुलेटर होगा तो आप एक स्टेप और कर सकते हो। ठीक है, ओके सर। तो ये कितना